नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी पोस्ट में हूँ कृष्णा उपाध्याय। एक आज कांग्रेस के विधायक झारखंड के इरफान अंसारी प्रधानमंत्री पे एक आपत्तिजनक टिप्पणी किए हैं और उसी विषय पर हमारे साथ बात करने के लिए बीजेपी के स्टार प्रवक्ता प्रतुल सहदेव जी हैं। आइए हम इनसे बात करते हैं। सर, एक इरफान अंसारी कांग्रेस के जो जामताड़ा से विधायक हैं, वो प्रधानमंत्री पे आपत्तिजनक टिप्पणी किए हैं। कह रहे हैं कि जो अपनी पत्नी का नहीं हो सकता वो देश का क्या होगा। देखिए, ये साफ दिखाता है कि इनका राजनीतिक संस्कार क्या है। आप पत्नी और माँ के बारे में टिप्पणी जब कर रहे हैं राजनीति में, तो आपने सारी मर्यादाएं तोड़ दी। और वो भी ऐसी माँ के बारे में जो 90 वर्ष की है, ज़्यादा उम्र की हैं, पत्नी के बारे में कर रहे हैं। दोनों राजनीति में नहीं है। उनके बारे में इरफान अंसारी ऐसी आपत्तिजनक और शर्मसार करने वाली टिप्पणी करते हैं कि हमें लगता है कभी कभी वो विधायक की तरह नहीं बोल रहे। उनके एरिया में बांग्लादेशी घुसपैठी बहुत बड़ी तादाद में है जो इनको जिताने में मदद करते हैं। इनका इन्होंने वोटर आईडी भी बनवा दिया है। तो मुझे तो लगता है ये बांग्लादेशी जो घुसपैठी हैं उनके प्रवक्ता के तौर पर बोल रहे हैं, और कोई एक भारतीय इतना घटिया बयान नहीं दे सकता अपने प्रधानमंत्री के बारे में। तो इरफान अंसारी जी को अपना डीएनए भी चेक कराना चाहिए। सीए और एनआरसी को लेकर तमाम जगहों पे, यहाँ समझिए कि रांची से लेकर के जामिया इस्लामिया, सारे मतलब यूनिवर्सिटी में हंगामा हो रहा है और आप लोग समर्थन कर रहे हैं कि सीए प्रधानमंत्री भी कह चुके हैं बंगाल में कि इससे नागरिकता, जो प्रताड़ित लोग हैं उसकी नागरिकता दी जाती है, किसी की नागरिकता जाती नहीं। फिर भी क्यों समझ में नहीं आ रहा है। देखिए, दो बेसिक डिफरेंस आप समझिए सीए और एनआरसी के बीच में। सीए सिर्फ सिटीजनशिप देने का कानून है, और उनको सिटीजनशिप देने का कानून है जो पाकिस्तान, अफगानिस्तान और बांग्लादेश में अल्पसंख्यक थे, यानी हिंदू, सिख, जैन, पारसी, और जो प्रताड़ित थे, वहाँ इस्लामिक गवर्नमेंट्स थी जो उनके द्वारा प्रताड़ित अल्पसंख्यक थे। भारत में उनको लंबे समय से नागरिकता नहीं मिली थी। 1947 में जब पार्टीशन हुआ था, जब ये लोग आए थे, तो उनको नागरिकता नहीं मिली थी, इन्हें मौलिक अधिकारों से वंचित किया गया था। तो हमने एक हिस्टोरिकल रॉन्ग को अंडू करने का काम किया है। और एनआरसी की जहाँ तक बात करते हैं, तो एनआरसी, नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजन्स, जो है वो ये देखने के लिए है कि जो बांग्लादेशी घुसपैठिए आए हैं वो यहाँ के अल्पसंख्यक मुसलमानों का हक मार रहे हैं। तो उनके हक को किसी तरीके से कोई मारे नहीं, यही सुनिश्चित करने के लिए एनआरसी है। और आपको ये एक बेसिक चीज़ समझना चाहिए कि एनआरसी के लागू होने से यहाँ के मुसलमानों को फ़ायदा होगा। अल्पसंख्यक कल्याण की जितनी योजनाएं चल रही हैं, अल्पसंख्यक छात्रों को स्कॉलरशिप देने की बात हो, उनके लिए कोई भी योजना की बात हो, वो सारा हक, अधिकांश हक बांग्लादेशी घुसपैठिए मान ले जा रहे हैं। और मैं एक और बात क्लियर करना चाहूँगा कि देखिए, 1947 में मुसलमानों को एक ऑप्शन था पाकिस्तान जाने का। लेकिन जिन मुसलमानों ने पाकिस्तान नहीं जाकर हिंदुस्तान को अपना वतन चुना, उनकी नागरिकता पर संशय हो भी नहीं सकता। उनसे बड़ा देशभक्त कौन है? उनके पास ऑप्शन था लेकिन वो नहीं गए। लेकिन ये जो बांग्लादेशी घुसपैठिए आ गए हैं और बड़ी संख्या में इन्होंने अतिक्रमण कर लिया यहाँ के अल्पसंख्यक के अधिकारों का, हमारी लड़ाई उनसे, उनके खिलाफ है, और इन्हें बाहर करके रहेंगे। अधीर रंजन चौधरी जो कांग्रेस के नेता हैं, वो संसद में भी बोल बोल रहे हैं कि अभी एक डीएसपी पकड़ाए हैं, उनका शायद पाकिस्तान के साथ कोई कनेक्शन आया हुआ है। तो वो बोल रहे हैं कि अगर इनका नाम खान होता तो बीजेपी को आप देखते, और उसको भगवा आतंकवादी से जोड़कर देख रहे हैं। ये भगवा आतंकवाद क्या होता है, ये आज तक हमारी समझ में नहीं आया। भगवा वीरता का प्रतीक होता है, भगवा का बहुत ही महत्व होता है हमारे हिंदू धर्म में। और अब सूर्यास्त और सूर्योदय का समय देखें तो इसे भगवा के प्रतीक के रूप में जोड़ा जाता है। तो ये भगवा आतंकवाद जैसे घटिया शब्दों का प्रयोग करने वाले नेताओं का बहिष्कार होना चाहिए। भगवा वीरता का प्रतीक है, हमारे सनातन धर्म का प्रतीक है। और जहाँ तक आतंकवादियों की बात है, तो नो टॉलरेंस नीति रही है हमारी सरकार की आतंकवाद के प्रति। हम लोगों ने कभी आतंकवादी गतिविधियों को बर्दाश्त नहीं किया। इनकी भी सरकारें थी, हमारे सैनिकों का ये सर काट कर ले जाया करते थे पाकिस्तान वाले, लेकिन इन्होंने पुलवामा में अटैक किया और हमने घुसकर इनको मारा। ये उनकी सरकार और हमारी सरकार के बीच का डिफरेंस दिखाता है। एक अभी जो यहाँ का हालात चल रहे हैं, जो कि जहाँ मंत्रिमंडल तय हो रहा है, तो हेमंत सोरेन जी जो मुख्यमंत्री हैं, वो दिल्ली से सारा कुछ तय हो रहा है। तो इससे क्या लगता है, जो सरकार चल रही है कांग्रेस चला रही है। देखिए, हम लोगों ने पहले दिन ही हेमंत सोरेन जी को शुभकामनाएं दी थी कि वो कांग्रेस के सहारे चल रहे हैं। और कांग्रेस का ये ट्रैक रिकॉर्ड रहा है कि उनके समर्थन से अगर किसी दूसरे दल का व्यक्ति मुख्यमंत्री बना रहता है और वो सरकार चल रही होती है, ज्वाइंट सरकार, तो उस मुख्यमंत्री को वो 5 वर्ष का टेन्योर कभी पूरा नहीं होने देते। आज़ादी के बाद से एक भी उदाहरण नहीं है जब कांग्रेस ने अपने सहयोगी दल के मुख्यमंत्री को 5 वर्ष का टेन्योर पूरा होने दिया।
तो हम तो बेस्ट विशेस ही दे सकते हैं हेमंत जी को। हेमंत जी ने कहा था ये झारखंड की सरकार है, रांची से चलेगी, लेकिन जिस तरीके से वो 4 बार दिल्ली गए और अभी तो पिछले 3 दिनों से लगातार दिल्ली में जमे हुए हैं, कल देर शाम तक आने की उनकी उम्मीद है, तो आप सोच सकते हैं कि सारा कुछ कंट्रोल जो है वो सोनिया गांधी जी और उनके परिवार के द्वारा किया जा रहा है, और हेमंत जी महज एक कठपुतली बनकर ना रह जाए, यही हमारी एक आशंका है। क्या आपको लगता है कि 5 साल सरकार नहीं चलेगी? नहीं नहीं, हमने तो शुभकामना दी, जनता ने जनमत दिया, इनकी सरकार चले, हम सकारात्मक विपक्ष की भूमिका निभाएंगे, ये जहां भी गलत करेंगे हम टोकेंगे, लेकिन कोई भी अच्छी पहल करेंगे तो उसमें हम 4 कदम आगे चलकर इनका सहयोग करेंगे। तो हम तो इन्हें बेस्ट विशेज ही दे सकते हैं, लेकिन कांग्रेस का ट्रैक रिकॉर्ड भी हमने आपको याद दिला दिया। गिरिडीह में जो पत्थर से हमला हुआ है उसको लेकर अभी कहे हैं कि किसी को छोड़ा नहीं जाएगा, जिसकी जो भी है चाहे किसी भी धर्म का हो। देखिए, कथनी और करनी में बहुत अंतर होता है। सीएए के खिलाफ जब लगातार प्रदर्शन हो रहे थे रांची में, तब इन्होंने कोई पाबंदी नहीं लगाई थी। मुझे लगता है 6-7 बड़े प्रदर्शन किए गए कुछ धर्म के ठेकेदारों के द्वारा लोगों को बरगला कर, उस समय तक सब कुछ सामान्य था। लेकिन कल हमारी युवा मोर्चा ने एक विशाल ह्यूमन चेन का निर्माण किया, तो उससे भयभीत होकर सरकार के निर्देश पर एसडीओ ने अल्बर्ट एक्का चौक पर पाबंदी लगा दी, 144 लगा दिया अनिश्चित काल का। क्यों? जब उनके सीएए के खिलाफ 7-8 डेमोन्स्ट्रेशन हुए तब प्रशासन की नींद नहीं टूटी। सिर्फ एक बार जब जन सैलाब उमड़ा सीएए के समर्थन में तो इनकी नींद टूट गई। तो ये 2 तरीके का कार्य कर रहे हैं। अभी पलामू की मैं घटना आपको बताता हूँ। कल वहाँ कुछ देशभक्त 10,000 लोगों का जुलूस निकालना चाहते हैं, और अभी वहाँ बहुत तनावपूर्ण स्थिति है, वहाँ एसडीओ ने परमिशन नहीं दिया है। गिरिडीह में जो हुआ वो मुझे लगता है प्रशासन की भारी चूक है, कि जिस तरीके से पत्थरबाजी की गई और एक धर्म विशेष के लोगों को टारगेट किया गया। अभी तक कितने लोगों की गिरफ्तारी हुई है हमारी संज्ञान में नहीं है, लेकिन मुझे लग रहा है कि एडमिनिस्ट्रेशन को निष्पक्ष रूप से काम करना चाहिए और सरकार को सिर्फ खोखले वादे नहीं करने चाहिए। अगर ये कहते हैं कि बिना किसी को देखे हुए भेदभाव के कार्य होना चाहिए, तो वैसा दिखना भी चाहिए, पर वैसा दिख नहीं रहा। एक आखिरी सवाल कि बाबूलाल मरांडी जी क्या वो बीजेपी में शामिल होंगे? जैसे अंदर खाने से बातें आ रही है कि उनकी पार्टी का बीजेपी में विलय होने वाला है। देखिए, बाबूलाल मरांडी जी बड़े नेता हैं, मुख्यमंत्री के पद पर रह चुके हैं, तो उनके विषय में जो भी निर्णय होगा वो हमारा केंद्रीय नेतृत्व, प्रदेश नेतृत्व के साथ चर्चा करके करेगा। केंद्रीय नेतृत्व को फाइनल कॉल लेना है इसके ऊपर, और हमारे अगर एजेंडा को मानकर, राष्ट्रवाद की जो एजेंडा है उसको मानकर जो आना चाहता है दल में हमारे यहाँ, और केंद्रीय नेतृत्व की हरी झंडी मिलती है, तो सारे लोगों का स्वागत है। तो अभी हमारे साथ थे प्रतुल सहदेव जी। तो फिर आपने तमाम इनसे जितने भी हमने सवाल किए उनका बेबाकी से इन्होंने जवाब दिया। इन्होंने कहा कि जो भगवा हिंदू धर्म से लेकर के जोड़ा जाता है कि भगवा आतंकवादी, तो साफ तौर पे कहा कि भगवा सूर्य का प्रतीक है। शाम और सुबह को भगवा आप देखते हैं कि सुबह सूरज भगवान भगवा के साथ निकलते हैं और शाम को भी ढलते हैं। तो ऐसे ही बहुत तमाम सवालों के जवाब दिए। तो फिलहाल इस खबर में इतना ही, और बिहार झारखंड के तमाम खबरों के लिए जुड़े रहिए सिटी पोस्ट के साथ। नमस्कार।